स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस, डाउनलोड द एप्लीकेशन नाउ। नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर बहुत ही ज्यादा जरूरी मैं चीजें आप लोगों के लिए बताने वाला हूं ड्राफ्टिंग के अंदर, जो लाइफ में आपको कभी कोई नहीं बताएगा। और इसके अंदर जो चीज मैं आपको बिल्कुल क्लियर शब्दों में विद प्रोविजन वाइज बेरेक्ट के वाइज में मैं आपको बताने वाला हूं कि एक प्लेंट को ड्राफ्ट करने के लिए क्या जरूरी चीजें स्टार्टिंग में एज अ यंग एडवोकेट के लिए, लॉ स्टूडेंट के लिए दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। वो सारे के सारे पॉइंट्स मैं आपको आज इस वीडियो के अंदर सारी की सारी चीजें आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाऊंगा कि कभी भी लाइफ में आप ड्राफ्टिंग सीखना चाहते हो तो ये चीजें आपको सबसे पहले पता होनी चाहिए। अगर ये प्रोविजंस आपको नहीं पता तो सॉरी, आप कभी भी लाइफ में ड्राफ्टिंग अच्छी खासी नहीं कर पाओगे। तो जो मैं आपको पॉइंट्स बताने वाला हूं तो प्लीज आप पूरी वीडियो के अंदर शांत दिमाग से एक एक चीज को समझिएगा। उससे क्या है, आपका खुद सारी चीजें समझने के बाद माइंड बहुत अच्छे से डेवलप हो जाएगा। याद रखिएगा ड्राफ्टिंग के लिए, और ड्राफ्टिंग के जो फॉर्मेट्स होंगे वो मैंने आपको बता रखा है, मेरे एप्लीकेशन के ऊपर अवेलेबल है। उसके बारे में आपको मैं बाद में बताऊंगा। पहले मुद्दे पे बात करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये उन लोगों के लिए वीडियो है कि जो लोग अपना ड्राफ्टिंग का सबसे पहला कदम सीखना चाहते हैं, तो उस चीज के लिए आपको ये प्रोविजंस याद होने चाहिए। और मैं इनफैक्ट गारंटी के साथ कह सकता हूं हर एक इंसान को ये प्रोविजंस अपने दिमाग में क्लियर होते ही नहीं है, लोग पढ़ते ही नहीं है। इस वजह से ड्राफ्टिंग में सबसे ज्यादा दिक्कत उनको फेस करने को मिलती है, याद रखिएगा। तो सबसे पहली बात हमारे दिमाग में क्लैरिटी होनी चाहिए कि जो एक प्लेंट होती है ना, प्लेंट सिविल सूट फाइल करने के लिए, वो प्लेंट मैं जब अपना कोर्ट में डालता हूं तो मेरा सूट इंस्टीट्यूट हुआ है या नहीं हुआ है, यह चीज पहचानने के लिए दो प्रोविजन आपको दिमाग में याद रखने होते हैं। एक आता है हमारा सेक्शन नंबर 26 सीपीसी का, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के अंदर, और एक आता है हमारा ऑर्डर नंबर 4। जो बात, ये दोनों प्रोविजन इकलौते ऐसे हैं जो ये बात क्लियर करते हैं कि आपका पर्टिकुलर सूट कोर्ट के अंदर एडमिसेबल कब होगा, इंस्टीट्यूट हो गया है ये कब माना जाएगा। ये दो चीजें हमारी क्लियर कर देती हैं। अब ये अगर मैं सेक्शन 26 यहां पे मैंने आप लोगों के लिए ओपन करके रखा हुआ है कि कोई भी सूट मेरा इंस्टीट्यूट हुआ कब माना जाएगा, जब मैं अपना प्लेंट को प्रेजेंट कर दूंगा। जब मैं कोर्ट के अंदर अपनी प्लेंट को प्रेजेंट कर दूंगा, या कोर्ट ऑफिसर के पास में जहां पे प्लेंट अपनी जमा होती है, कोर्ट के विंडोज होती है ना अपनी, जहां पे कंप्यूटर लेके कोर्ट ऑफिसर बैठे होते हैं, वहां पे अगर मैं अपनी प्लेंट को प्रेजेंट कर दूंगा तो ये माना जाएगा मेरा सूट इंस्टीट्यूट हो चुका है। ठीक है जी। तो और या फिर कोर्ट के सामने मैं अपनी प्लेंट पेश कर दूंगा तो ये माना जाएगा मेरा सूट इंस्टीट्यूट हो चुका है। या फिर प्लेंट को प्रेजेंट करने के तौर पे मेरा सूट इंस्टीट्यूट हो चुका है ये माना जाएगा। या फिर कोई अन्य मेथड जो मेरे को कानून के अंदर बोला गया है पालन करने के लिए, उसको पालन अगर मैं करता हूं तब भी मेरा सूट इंस्टीट्यूट हो चुका है। ये चीज मेरे को क्लैरिफाई कर देती है। और मेरे को प्लेंट हमेशा एफिडेविट लगा के अपनी प्रेजेंट करनी होती है। ये सब चीजें हमारी नॉर्मल है। अब आ जाते हैं, मैंने आपको दो प्रोविजन बताए थे, एक सेक्शन नंबर 26 जो मैंने आपको अभी खोल के दिखा दिया है, एक ऑर्डर नंबर 4। अब ऑर्डर नंबर 4 ओपन कर लेते हैं। ऑर्डर नंबर 4 हमारा बात क्या करता है, ये आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, ऑर्डर नंबर 4। ठीक है। अब इसके अंदर क्या बोल रखा है कि भाई आपका जो एवरी सूट वो इंस्टीट्यूट कब हुआ माना जाएगा, अगर मैं अपनी प्लेंट को जब प्रेजेंट करता हूं, वो डुप्लीकेट में भी करता हूं, तब मेरा सूट इंस्टीट्यूट हुआ माना जाएगा। ठीक है। या फिर जो ऑफिसर होते हैं, जो मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में बोला था ना कि जब कोर्ट ऑफिसर के आगे अपनी प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट करते हो, वो अगर आपकी प्लेंट एक्सेप्ट कर लेते हैं तो माना जाता है आपका सूट इंस्टीट्यूट हो चुका है। तो हमारा सेक्शन 26 में तो आधी मतलब कम बात कही कि आप प्लेंट ले आओ, और ऑफिसर ऑफ द कोर्ट या कोर्ट ने आपकी प्लेंट मान ली, एक्सेप्ट कर ली, काम खत्म। और ऑर्डर नंबर 4 एक थोड़ी सी और बात को क्लियर कर देता है कि जो प्लेंट लेके आ रहे हो ना, वो डुप्लीकेट में लेके आना। ऐसा नहीं है कि एक ही कॉपी ले आओगे प्लेंट की अपनी और काम हो जाएगा। नो, इतनी बात क्लियर हो गई। और इसके अंदर लिखा हुआ दूसरी चीज में कि जो मेरी प्लेंट होगी वो कैसे मैं तैयार करूंगा। ऐसे खाली कागज लिया, मैंने मुद्दे की बात लिख दी, क्या ये प्लेंट होगी? नहीं। अब प्लेंट को प्रिपेयर करने के लिए मुझे रूल्स का पालन करना पड़ेगा, प्रक्रिया का पालन करना पड़ेगा, जो कि मेरे को ऑर्डर नंबर 6 में बता रखी है एंड ऑर्डर नंबर 7 में बता रखी है। तो ऑर्डर नंबर 6 एंड ऑर्डर नंबर 7 के जो अंदर रूल्स लिखे हुए हैं, बातें बता रखी हैं, उसका पालन करते हुए मेरे को अपनी प्लेंट को प्रेजेंट करना होगा, तैयार करना होगा। फिर मैं कोर्ट के अंदर जमा करने जाऊंगा या कोर्ट ऑफिसर के पास जमा करने जाऊंगा, डुप्लीकेट में करने जाऊंगा जमा, तब जाके मेरा सूट इंस्टीट्यूट हो चुका है ये मान लिया जाएगा। और यहां पे भी थर्ड पॉइंट और क्लियर कर देता है कि अगर आपकी प्लेंट ने रूल नंबर 1 का पालन नहीं करा, रूल नंबर 2 का पालन नहीं करा, तो ये प्लेंट आपकी एक्सेप्ट नहीं मानी जाएगी। सीधे तौर पे इन्होंने बात बोल दी है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक बहुत जरूरी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं। बहुत सारे एडवोकेट्स, यंग एडवोकेट्स परेशान होते हैं कि मेरे को अगर पर्टिकुलर कोई एप्लीकेशन फाइल करनी है कोर्ट के अंदर, मेरे को अगर कोई पर्टिकुलर केस फाइल करना है एक कोर्ट के अंदर, ट्राइब्यूनल के अंदर कोई एप्लीकेशन लगानी है, कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी के पास में कोई एप्लीकेशन लगानी है, इनफैक्ट मेरे को अपने जहां पे मैं जॉब कर रहा हूं वहां पर कोई एप्लीकेशन लगानी है, तो उसका ड्राफ्ट का फॉर्मेट क्या होता है, सारे के सारे सभी लोगों के लिए मैंने एक सिंपल सॉल्यूशन आप सभी लोगों के लिए लेकर आ गया हूं। कंप्लीट आपको जो है 4000 से ज्यादा ड्राफ्ट
केवल और केवल 499 के अंदर आपके लिए मैं लेकर आ चुका हूं। केवल आपको मेरा स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस के नाम से एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर, अपनी एप्लीकेशन के ऊपर ही दिख जाएगा ये पर्टिकुलर ड्राफ्ट का ये पर्टिकुलर फॉर्मेट। तो वहां पर आपको 499 पे करने के बाद में कंप्लीट दुनिया संसार के, इंडिया के किसी भी कोने में आप वकालत करते हो तो वहां पर आपको कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन लगानी है, सूट फाइल करना है, कुछ भी करना है, सारे के सारे ड्राफ्ट आपको 100% एक्यूरेट, 100% एडिटेबल आपको देखने को मिलेंगे। आप अपने केस के हिसाब से, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से उसको एडिट करके चेंज कर सकते हो और कंप्लीट आपको फॉर्मेट मिल जाएगा। कोर्ट का कोई ड्राफ्ट होता है, इनकम टैक्स जीएसटी का कोई ड्राफ्ट होता है, कॉर्पोरेट बिजनेस का कोई ड्राफ्ट होता है, एचआर लीगल फॉर्मेट्स सारे के सारे मैंने आपके लिए अपलोड कर दिए हैं। यहां पर जो है आपको एडॉप्शन का एफिडेविट, एग्रीमेंट, एप्लीकेशन, अपॉइंटमेंट, अपेरेंटिसशिप, आर्बिट्रेशन का, असाइनमेंट, बैंकिंग, बॉन्ड एंड यहां पे एक्नॉलेजमेंट 100% एक्यूरेट है। याद रखिएगा सारे के सारे कोर्ट के लीगल ड्राफ्ट, इनकम टैक्स के हिंदी वाले ड्राफ्ट भी मैंने अपलोड कर दिए हैं कि अगर कोई हिंदी में वकालत करता है और हिंदी के अंदर उसका एप्लीकेशन अपनी फाइल करनी होती है, हिंदी वाले भी मैंने ड्राफ्ट सारे के सारे डाल दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सिविल कोर्ट, ट्रिब्यूनल, XYZ किसी भी जगह पे आपको ड्राफ्ट फाइल करना है तो ये कंप्लीट सॉल्यूशन मैंने आपके लिए ला चुका हूं। आपको स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, उसके बाद ये ड्राफ्ट सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। और जैसे आपकी प्लेंट एक बारी सारे रूल्स सबका मामला आपने बिल्कुल अपना फॉलो करा और सेक्शन 26 का फॉलो करा, ऑर्डर नंबर 4 का फॉलो करा, ऑर्डर नंबर 6 का फॉलो करा, ऑर्डर नंबर 7 का फॉलो करा। जब ये सब चीजें आपने फॉलो कर ली, कोर्ट के ऑफिसर ने आपकी प्लेंट को एक्सेप्ट कर लिया या कोर्ट ने आपकी प्लेंट को एक्सेप्ट कर लिया, फिर उसके बाद क्या होता है, पर्टिकुलर्स दिए जाते हैं आपके कि भाई आपका जो सूट नंबर क्या है। ठीक है, ये सारी चीजें जो कोर्ट ऑफिसर है वो आपको बताएगा कि आपका सूट नंबर ये है, ठीक है, वगैरह वगैरह, और आपका सूट है और आपकी जो प्लेंट है वो एडमिट कर ली गई है, यानी कि आपका सूट अब इंस्टीट्यूट हो चुका है। बात खत्म हो जाती है। फिर इसके बाद कहानी हमारी शुरू होती है मुद्दे वाली। या अब मुझे सर आप ये बता दो कि ये ऑर्डर नंबर 7 और ऑर्डर नंबर 6 के जो रूल्स हैं, प्रक्रिया का जो मुझे पालन करना होता है अपनी प्लेंट को ड्राफ्ट करने के लिए, ये सबसे जड़ वाली बात है, यही इंपॉर्टेंट बात है। इट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये ऑर्डर नंबर 4 रूल नंबर 1 का सब रूल 2, इट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा अपनी जानकारी लेने के लिए ऑर्डर नंबर 7 के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया था। ठीक है, ऑर्डर नंबर 7 के अंदर जो कंप्लीटली प्लेंट के बारे में बात करता है कि भाई आपको प्लेंट कैसे प्रिपेयर करनी है, कब कब चीजें ध्यान रखनी है, और अगर ये ध्यान नहीं रखोगे तो सीधा कोर्ट आपकी प्लेंट को रिटर्न कर देगा, रिजेक्ट कर देगा, क्या कर देगा, वगैरह वगैरह। ये सब कहानी हमारे को ऑर्डर नंबर 7 के अंदर पता लगती है। अब ऑर्डर नंबर 7 का रूल नंबर 1 आप समझ लो बहुत ही ध्यान से, 90% लोग इसको नहीं पढ़ते हैं और प्लेंट अपनी ड्राफ्टिंग बस कॉपी पेस्ट चलती रहती है लाइफ टाइम तक, जो कि गलत बात है, याद रखिएगा। हालांकि जो मैंने आपको ड्राफ्ट बना रखे हैं, कुछ हद तक आपका 90% तक काम मेरे जो मैंने आपको लीगल ड्राफ्ट प्रोवाइड करा रखे अपनी एप्लीकेशन के ऊपर स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस के अंदर, वो अगर आप परचेज करोगे 499 में 4000 से लीगल ड्राफ्ट मैंने आपको प्रोवाइड जो करा रखे हैं, उसमें सारी चीजें मेंशन है, A to Z चीजें मेंशन है। बट आप एक जूनियर लॉयर हो और यंग एडवोकेट हो, लॉ स्टूडेंट हो, तो ये बेसिक जानकारी आपको पता होना बहुत ही ज्यादा मैंडेटरी है। इसीलिए मैं आप लोगों के लिए एक सेपरेट वीडियो लेके आया हूं, ये आपको जानकारी प्रोवाइड कराने के लिए। सबसे पहली बात क्या है कि आपको अपनी प्लेंट का एक ढांचा जो होता है, स्केलेटन जो होता है, तो वो अपना प्रिपेयर करना होगा। जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में बोला था कि अगर मैं खाली कागज में नाम लिख के दे दूं कि मेरा नाम ये है, फला फला नाम है और मेरा ये दिक्कत है, ये लो मेरी प्लेंट, क्या ये प्लेंट मेरी एक्सेप्टेबल होगी? नो। क्या मैंने रूल नंबर ऑर्डर नंबर 6 का पालन करा? नो। ऑर्डर नंबर 7 का पालन करा? नो। क्यों? क्योंकि ऑर्डर नंबर 7 के रूल नंबर 1 में क्या बोला है कि मैं जो अपनी प्लेंट बनाऊंगा तो ये एक ढांचा जो होगा, तो यहां पे मेरे को नेम ऑफ द कोर्ट लिखना है, लिखा हुआ है नेम ऑफ द कोर्ट। मेरे को लिखना होगा कि जिस कोर्ट में मैं अपना सूट फाइल करना चाहता हूं तो उस कोर्ट का नाम भी तो कुछ होगा, तो नेम ऑफ द कोर्ट। दूसरा मेरे को अपना पॉइंट क्या था, क्या लिखना है कि मैं प्लेंटिफ हूं, जो मैं केस फाइल कर रहा हूं, तो मेरा नाम क्या है, ये मैं अपना नाम लिखूंगा। मेरा डिस्क्रिप्शन क्या है, डिस्क्रिप्शन का मतलब कि मेरे फादर का नाम क्या है, सन या डॉटर, ठीक है, ये आपको लिखना पड़ेगा। मैं किस जगह रहता हूं, मेरा रेजिडेंस क्या है, ये सारी डिटेल प्लेंटिफ को अपने प्लेंट में लिखना जरूरी है। अब थर्ड पॉइंट में को क्या रखना है कि अब डिफेंडेंट के बारे में, कि डिफेंडेंट का क्या नाम है, जिसके खिलाफ मैं केस फाइल कर रहा हूं, उस डिफेंडेंट का नाम क्या है, वो किसके, उसके पापा का नाम क्या है, या वो किसका बेटा है या किसकी बेटी है, वगैरह वगैरह। अब वो रहता कहां है। अब ये पॉइंट याद रखना कि सो एज फार एज दे बी असर्टेन, अगर जो चीजें आपको पता है, जैसे कि डिफेंडेंट का नाम पता है, पापा का नाम नहीं पता, तो कोई बात नहीं, नाम लिख दो बस। एड्रेस नहीं पता, कोई बात नहीं, जो चीजें आपको पता है बस उतनी चीजें लिखो डिफेंडेंट के बारे में। सीधी सी बात यहां पे ये आ जाती है। डी पॉइंट में हमारे को क्या लिखा हुआ है कि अगर कोई प्लेंटिफ जो केस फाइल कर रहा है, अगर कोई डिफेंडेंट जिसके ऊपर केस फाइल हो रहा है, वो अगर मान लेते हैं वो माइनर हुआ या अनसाउंड माइंड व्यक्ति हुआ, तो हमारे को प्लेंट बनाते टाइम ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट एक अलग से लिखनी पड़ेगी कि जैसा साहब जो ये प्लेंटिफ है या जो ये डिफेंडेंट है, ये जो है माइनर है या ये जो है अनसाउंड माइंड है, तो इसके ऊपर मैं केस फाइल कर रहा हूं या मेरे ऊपर केस फाइल हो रहा है। ये सारी चीजें एज अ प्लेंटिफ या डिफेंडेंट के रूप में लिखा होना चाहिए, क्योंकि इससे क्लैरिटी हो जाएगी कि अब कोर्ट को जो प्रक्रिया का पालन करना होता है वो ऑर्डर नंबर 32 का करना है। इससे दिमाग में क्लैरिटी हो जाती है और ये लिखना मैंडेटरी है, याद रखिएगा, ठीक है। क्योंकि यहां पे वर्ड क्या लिखा हुआ है, शैल,
शैल वर्ड लिखा हुआ है। शैल का मतलब होता है ये करना 100% जरूरी है। आप अपनी मनमर्जी नहीं चला सकते कि चलो यार ए पॉइंट को मिस करके मैं बी पॉइंट कर लेता हूं, बी पॉइंट को मिस करके चलो डी पॉइंट को अपना मैं कंप्लाई कर लेता हूं, काम मेरा हो जाएगा। नो, यहां पे सारे पॉइंट्स आपको पालन करना बहुत जरूरी है। एक भी पॉइंट मिस हुआ आपका प्लेंट रिजेक्ट हो जाएगी, एक्सेप्ट नहीं होगी। ठीक है, अब ई पॉइंट पे हम आ जाते हैं। ई पॉइंट में हमारे को क्या बता रखा है कि आपका जब कोई कॉज ऑफ एक्शन है, ये देखो ये इंपॉर्टेंट है, आपका कोई भी जो कॉज ऑफ एक्शन है, कॉज ऑफ एक्शन का मतलब होता है लड़ाई का मुद्दा, जिसकी वजह से आप कोर्ट में आए हो, इतनी परेशानी आपको हुई है कि आपको अब कोर्ट आना पड़ रहा है, तो वो जो परेशानी जो हुई है वो परेशानी के आप फैक्ट्स लिखोगे। ठीक है, कि परेशानी आपको हुई क्यों। अब अपने सबूत मत पेश करने जाना कि बी नाम के व्यक्ति ने मुझे थप्पड़ मारा, ये साहब ठीक है, अब ये मेरे गवाह हैं, डब्ल्यू नाम का व्यक्ति गवाही देगा मेरे ये बात को प्रूव करने के लिए बी नाम के मुझे थप्पड़ मारा, एक एक्स नाम का गवाह मेरे पास है, उसका नाम ये है, उसका नाम वो मेरे साथ घटनास्थल पे मौजूद था, वगैरह वगैरह। ये सब लिखने की जरूरत नहीं होती। इन शॉर्ट एविडेंस के बारे में आपको लिखने की जरूरत प्लेंट के अंदर नहीं होती। क्यों? क्योंकि एविडेंस की स्टेज आपकी जब आपका केस चालू हो जाएगा, ट्रायल चालू हो जाएगा, तो जब एविडेंस की स्टेज जब आती है ट्रायल के दौरान, उस टाइम पे इस्तेमाल होती है। एविडेंस की स्टेज तब आती है और आप को कोई हक नहीं है कि आप प्लेंट के अंदर ही अपने एविडेंस लेके आ रहे हो, एविडेंस की स्टेज चालू कर रहे हो। इट इज नॉट अलाउड। सीधा आपकी प्लेंट को एडमिट करने से मना कर दिया जाएगा। इतनी सी बात आपको क्लियर हो गई। और आपको फैक्ट्स बताने हैं कि आप जो आए हो अपने क्या मुद्दा लेके, आपको थप्पड़ मारा जी, ये कॉज ऑफ एक्शन है, लेकिन किसने मारा, बस इतनी बात लिखनी है, और कब मारा, बस इतनी सी बात लिखनी है, दैट्स इट। क्यों मारा, कैसे मारा, आप कुछ कर रहे थे, कुछ नहीं कर रहे थे, ये सब बातें लिखने की जरूरत नहीं होती है प्लेंट में। इतनी बात हो गई। अब हम एफ के ऊपर आ जाते हैं। इसके अंदर क्या लिखा है कि आपको एक स्टेटमेंट और लिखनी होती है कि जज साहब, जो मेरा ये कॉज ऑफ एक्शन है, जो मैं दुख आपके सामने लेकर आया हूं रिजॉल्व कराने के लिए, तो ये जो मेरा दुख है ये आप सुनने के लिए कंपिटेंट हो, आपका जुरिडिक्शन है। अब जुरिडिक्शन भी हमारे 3 तरह के होते हैं, मेजरली इंपॉर्टेंट वाइज मैं बता रहा हूं। एक तो होता है आपका सब्जेक्ट मैटर जुरिडिक्शन, एक आता है आपका टेरिटोरियल जुरिडिक्शन, एक आता है आपका पेक्यूनरी जुरिडिक्शन। सब्जेक्ट मैटर जुरिडिक्शन मुझे पहचानना है तो सेक्शन 9 में मैं जाऊंगा। टेरिटोरियल जुरिडिक्शन मुझे पहचानना है तो सेक्शन 16 से लेके 21A के अंदर मैं जाऊंगा। अगर पेक्यूनरी जुरिडिक्शन मुझे पहचानना है तो सेक्शन नंबर 6, सेक्शन नंबर 15, सेक्शन नंबर 3 का रेफरेंस लेऊंगा मैं। सीधी सी बात हो गई। तो ये चीजें आपको पहचाननी पड़ेगी, आपको बताना पड़ेगा जज साहब आपके पास सब्जेक्ट मैटर है मेरे केस का, जो मेरा केस है वो एज पर सेक्शन नंबर 9 सिविल नेचर का केस है, और सिविल नेचर केवल सिविल कोर्ट के पास जुरिडिक्शन होता है, और जहां पे घटना हुई थी उसका टेरिटोरियल जुरिडिक्शन जो है वो आपकी कोर्ट में चढ़ता है। और जो मैं रिलीफ, मॉनेटरी रिलीफ मान लेते हैं कि अगर मैं दिल्ली की बात करूं, दिल्ली के अंदर पेक्यूनरी जुरिडिक्शन हमारा 0 रुपए से लेकर 3 लाख का होता है, 3 लाख 1 रुपए से लेकर 2 करोड़ रुपए का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का होता है, फिर 2 करोड़ 1 रुपए से लेकर अनलिमिटेड का फिर हमारा हाई कोर्ट के पास होता है। तो मान लेते हैं मैं क्लेम करने आ रहा हूं 1 लाख रुपए, तो मेरा केस इंस्टीट्यूट का होगा, सिविल कोर्ट में होगा, ये मेरा होता है पेक्यूनरी जुरिडिक्शन। तो जुरिडिक्शन में ये तीनों बहुत ही ज्यादा जरूरी होती हैं, अपना मेंशन करना प्लेंट में। अगर ये चीज आप मेंशन नहीं करें तो सॉरी भाई, फायदा ही नहीं है कुछ। अब जी पॉइंट आता है हमारा कि जो आप रिलीफ क्लेम करने आ रहे हो, तो आपको इस चीज के लिए मैं आपको एक ऑर्डर बता देता हूं। ऑर्डर आता है हमारा ऑर्डर 2 रूल 2। इसके अंदर साफ बोल रखा है कि भाई आप कोई भी रिलीफ क्लेम करने आ रहे हो कोर्ट के अंदर, तो वो जो रिलीफ है आपकी वो होल होनी चाहिए। मान लेते हैं आप रिलीफ 1 लाख रुपए की क्लेम करने आ रहे हो, आपका 1 लाख का नुकसान हुआ है, आपने प्लेंट में लिखा जी मैंने तो 50,000 रुपए का नुकसान हुआ है। ठीक है, दिमाग में आपने सोचा होगा चल भाई आज मैं 50 लाख रुपए का केस डाल देता हूं, रिलीफ 50,000 रुपए का, ठीक है 50,000 रुपए का मैं रिलीफ क्लेम कर लेता हूं, बाद में मन करेगा मैं दोबारा केस डाल के 50,000 रुपए का दोबारा रिलीफ क्लेम कर लूंगा। बट ऐसा नहीं कर सकते। ऑर्डर टू रूल 2 यही बात कह रहा है कि आपको जो दिक्कत परेशानी है, जितने का नुकसान हुआ है, एक ही बारी में सारे नुकसान लिखो, सारे पॉइंट्स लिखो। अगर आप कोई भी पॉइंट्स नहीं लिखते हो तो कानून ये एज्यूम कर लेगा, कोर्ट ये एज्यूम कर लेगा कि वो जो आपने पॉइंट्स नहीं लिखे हैं, जो रिलीफ आपने नहीं लिखी है, वो रिलीफ आप कानून से, कोर्ट से मांगना नहीं चाहते थे, आपने वो उनको माफ कर दिया है, आप वो रिलीफ नहीं मांगना चाहते थे, इसीलिए आपने अपनी प्लेंट में नहीं लिखी। तो ये ऑर्डर 2 रूल 2 के पॉइंट को पूरा करने के लिए बोलता है। अब एच पॉइंट आ जाता है हमारा। एच पॉइंट बात करता है कि भाई अगर मान लेते हैं कि प्लेंटिफ ने अपना 1 लाख रुपए का नुकसान हुआ था और प्लेंटिफ ने सोचा कि चलो भाई ठीक है, मेरे को डिफेंडेंट से भी 50,000 या 30,000 रुपए लेने थे, तो मैं 1 लाख रुपए क्लेम करने के बजाय 70,000 रुपए क्लेम कर रहा हूं। तो ये चीज आपको मेंशन करनी पड़ेगी कि प्लेंटिफ आपका कोई सेट ऑफ तो नहीं है क्लेम के अंदर, या फिर कोई अपना काउंटर क्लेम तो नहीं है। ठीक है, ये चीज आप अपना सेट ऑफ ही लिखेंगे, वैसे तो काउंटर क्लेम को डिफेंडेंट करता है, तो सेट ऑफ तो नहीं है, तो ये चीज आप अपना प्लेंट के अंदर मेंशन करोगे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब आखिरी पॉइंट आपको जो याद रखना होता है, आखिरी पॉइंट हमारा होता है कि अगर जो आपका सब्जेक्ट मैटर के वैल्यू है, मान लेते हैं सब्जेक्ट मैटर वैल्यू में कैसे पता लगेगा। पहली बात, मैं डैमेजेस क्लेम करने आया हूं। डैमेजेस कितने क्लेम करने आया हूं? 1 लाख रुपए मैं डैमेजेस क्लेम करने आया हूं। तो अगर मैं 1 लाख नहीं लिखूंगा तो कोर्ट फीस कैसे डिसाइड होगी? तो ये जो सब्जेक्ट मैटर का जो वैल्यू है, ये देखो लिखा है ना वैल्यू,
तो ये वैल्यू मेरे को प्लेंट के अंदर लिखना जरूरी है ताकि कोर्ट जुरिडिक्शन पहचान सके कि ये जो 1 लाख रुपए का मुद्दा है या मेरी कोर्ट में इतना मैं कॉम्पिटेंट हूं 1 लाख रुपए का रिलीफ दिलाने के लिए। दूसरी बात, जो मान लेते हैं 2% इसकी कोर्ट फीस बनती है, इसके अंदर जो भी हमारी कोर्ट फीस बनती है, मान लेते हैं 2000 रुपए कोर्ट फीस बनती है, ठीक है, तो क्या प्लेंटिफ ने कोर्ट फीस 2000 रुपए की भर दी है? अगर नहीं भरी है तो यहां पे ये रिजेक्शन का ग्राउंड आता है, ठीक है। हमारा ऑर्डर नंबर 7 रूल नंबर 11, देखो यहां पे ये रहा, मैंने ये भी पॉइंट आपके लिए ओपन करके रखा हुआ है। ऑर्डर नंबर 7 रूल नंबर 11 कि अगर आप अपना कॉज ऑफ एक्शन डिस्क्लोज नहीं करते हो, इधर उधर की बातें लिख रहे हो कि मेरे को तो थप्पड़ मारा, नहीं मारा, मारा है ना, बस यहां पे आप कंपनसेशन क्लेम करेंगे, आप डिस्क्लोज करो कॉज ऑफ एक्शन, नहीं करते हो तो आपकी प्लेंट रिजेक्ट हो जाएगी। आपने जो रिलीफ लिखी है, ठीक है, वो अगर आपने अंडर वैल्यू क्लेम करी है, अगर आप अपनी रिलीफ अंडर वैल्यू भी क्लेम करते हो ना, तो उस केस में भी कानून जो है, कोर्ट आपका जो प्लेंट है वो रिजेक्ट कर देता है, याद रखिएगा, ठीक है। और आपने बार्ड बाय लॉ अगर होता है, लिमिटेशन पीरियड के बार्ड हो गया वो, ठीक है, जो मैंने पॉइंट बताया ना आपको, ये वाला पॉइंट, इसी के लिए अंदर भी आपको ये जब वैल्यू लिखते हो अपनी, ये सब चीजें पहचानने के लिए होती हैं कि ये सूट लिमिटेशन के लिए बार्ड तो नहीं है, ये जो सूट है ये कोई रिजेक्शन के अंदर तो नहीं आ रहा, ये जो सूट है ये कोई प्लेंट रिटर्न के लिए तो नहीं आ रहा। तो अगर आपने डुप्लीकेट में भी अगर फाइल नहीं करी, जो हमने ऑर्डर नंबर 4 रूल नंबर 1 के अंदर पढ़ी थी ना, यहां पे कि आपको प्लेंट जो है डुप्लीकेट में फाइल करनी होती है, अगर ये नहीं करते हो तो ऑर्डर नंबर 7 रूल नंबर 11 का पॉइंट नंबर ई है, आई गेस, हाँ, ई के अंदर आपकी प्लेंट रिजेक्ट हो जाएगी, याद रखिएगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जब प्लेन ड्राफ्ट कर रहे हो तो प्लेन ड्राफ्ट करते दौरान ये सारे पॉइंट्स दिमाग में क्लियर होने चाहिए, ठीक है। याद सब कुछ क्लियर हो गया? तो ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए और ये सारे पॉइंट्स बता दिए। तो अगर इन चीजों का पालन बहुत बेहतरीन तरीके से करते हो तो कोई भी व्यक्ति आपका प्लेंट रिजेक्ट नहीं कर सकता है, कोई भी व्यक्ति याद रखिएगा। और एक आपके ऊपर टैग लग जाएगा कि ये पर्सन ऐसा है, ये लॉ स्टूडेंट ऐसा है, ये लॉ ग्रेजुएट ऐसा है, ये यंग एडवोकेट ऐसा है, जिसकी जो ड्राफ्टिंग स्किल्स है ना बहुत बढ़िया है, जिसके प्रोविजंस के जो स्किल्स है ना बहुत बढ़िया है, इसके टिप्स पे एक एक पॉइंट्स याद, इसको याद है। सेक्शन 26 क्या कहता है, ऑर्डर नंबर 4 क्या कहता है, ऑर्डर नंबर 6 क्या कहता है, ऑर्डर नंबर 7 क्या कहता है। अब मैं आपको थोड़े से पॉइंट्स ऑर्डर नंबर 6 के भी बता ही देता हूं, आपके दिमाग में क्लैरिटी रहेगी, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। देखो ऑर्डर नंबर 6 कुछ नहीं ज्यादा बात कहता, अगर वैसे तो अपने अपने पॉइंट्स बहुत सारी बातें बताता है, बट आपको सीधी बात बताता है, अपनी कॉपीज में लिख लेना अगर आपको इंटरेस्ट हो तो। सबसे पहली बात ऑर्डर 6 सिखाता है कि जो आप प्लेंट तैयार करोगे ना, जिसमें बातें लिखोगे भाई, वो बहुत ज्यादा कंसाइज लिखना, ऐसा नहीं लंबी चौड़ी कहानियां लिख रहे हो तुम कि मैं बाइक से जा रहा था, बाइक में मेरा पंचर हुआ, पीछे से बंदा आया, काले बाल का था वगैरह, उसने को मार, इतनी सब कहानी निकली कंसाइज फॉर्म में कि आपको थप्पड़ मारा, हाँ जी मार, बात खत्म, ठीक है। दूसरा लिखना आपको मटेरियल फैक्ट्स लिखने, केवल मटेरियल फैक्ट्स लिखने, ऐसे नहीं इधर उधर की बातें आप लिखने लग गए, ठीक है, मटेरियल फैक्ट्स लिखने हैं। उसके बाद आपको कोई भी एविडेंस नहीं लिखना, नो एविडेंस, जो मैं आपको ऑलरेडी बहुत बार बता चुका हूं। फिर इसके बाद आपको जो है अपना प्लेंट जो है पैराग्राफ में बनानी है, ठीक है, पैराग्राफ के साथ साथ आपको नंबरिंग भी करनी है कि पैरा नंबर 1, पैरा नंबर 2, पैरा नंबर 3, ताकि जब आप कोर्ट में अपने पॉइंट्स को रेज कर सकोगे ना, जैसा आपके हाथ में प्लेंट है, पैरा नंबर 8 रेलेवेंट है, आप प्लीज इसको रीड करिएगा, तो आपको कोर्ट को समझाने में बहुत ईजी हो जाता है। तो ये नंबरिंग में करना होता है। अगर आप कोई भी डेट, ठीक है, या कोई भी सम या कोई भी नंबर लिखते हो ना, वो वर्ड्स की फॉर्म में भी लिखोगे और फिगर्स की फॉर्म में भी लिखोगे, ताकि शब्दों में क्लैरिटी रहे। बाय चांस आपसे वर्ड में लिखने में जीरो की कमी आ गई हो, कोई फिगर के अंदर कमी आ गई हो, तो हम नंबर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं क्लैरिटी के तौर पे। ये चीज आपको याद रखना जरूरी है। आप जो भी कोई अपना बयान, मतलब कोई भी बात बोल रहे हो, तो उसके साथ साथ आपको एफिडेविट लगाना जरूरी है। ये चीज भी हमने यहां पढ़ी थी कि आपको एफिडेविट लगाना बहुत जरूरी होता है, हमने यहां पे पढ़ी थी ना, देखो सेक्शन नंबर 26 के क्लॉज नंबर 2 में कि एवरी प्लेंट शैल बी प्रूव्ड बाय एफिडेविट, ठीक है। तो ये ऑर्डर 6 का एक पॉइंट है हमारा, ठीक है। एफिडेविट लगाना आपको बहुत जरूरी होता है, एफिडेविट नहीं लगाओगे तो ये भी एक रिजेक्शन का, रिटर्न का पॉइंट हो जाता है। फिर आपको वेरिफिकेशन भी करनी होती है अपनी प्लेंट की, डिफेंडेंट को रिटर्न स्टेटमेंट की करनी होती है। हमारा आता है ऑर्डर नंबर 6 रूल नंबर 15। इसके अंदर क्या होता है कि जो पूरी, जैसे ये प्लेंट है, मान लेते हैं हम, ये अभी हमारी प्लेंट है, ठीक है, अगर हम एज्यूम करके चलें तो ये हम मान के चलते हैं हमारी प्लेंट है, तो यहाँ पे पहले प्लेंटिफ पूरी की पूरी बात पढ़ेगा, पढ़ने के बाद यहाँ पे अपना सिग्नेचर कर देता है कोने में, ठीक है। इसको बोला जाता है कि हाँ, प्लेंटिफ ने होशो हवास में अपनी सारी बातें जो वकील साहब ने उसने प्लेंट ड्राफ्ट करी है वो सारी पढ़ लिया, उनके नॉलेज में है, और यहाँ पे वेरिफिकेशन भी अपनी प्लेंटिफ की हो चुकी है, और रिटन स्टेटमेंट डिफेंडेंट करता है। सेम बात होती है, क्योंकि ऑर्डर नंबर 6 अपना प्लेंटिफ के ऊपर, डिफेंडेंट के ऊपर, दोनों के ऊपर एप्लीकेबल होता है। तो यही एक इंपॉर्टेंट बातें थी जो मुझे बतानी थी, और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही ज्यादा। इतने क्रक्स फॉर्म के अंदर आपको प्रोविजन वाइज सारे के सारे रटवाना भी, बताना भी, एक एक पॉइंट क्लैरिटी से समझाना भी, लॉजिकल बताना भी, जुरिडिक्शन के पॉइंट्स भी बताना, और सब्जेक्ट मैटर के पॉइंट्स भी बताना, नहीं बताएगा कोई भी, याद रखिएगा। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।